नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका नाम आपने शायद ही सुना होगा। हम बात करने वाले हैं लूपस के बारे में। कभी आपने सुना है इसका नाम? शायद नहीं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर से इसके बारे में। डॉक्टर, सबसे पहले तो हमें बताइए कि लूपस होता क्या है। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। जैसे कि लूपस, इसका दूसरा नाम हम कॉमनली यूज़ करते हैं SLE वर्ड। सो लूपस, LE या SLE, ये एक ही बीमारी का कुछ डिफरेंट स्पेक्ट्रम जैसे है उसके बारे में है। सो लूपस है क्या? तो ये मैं आपको बता दूं कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो बॉडी के किसी हिस्से को डैमेज कर सकती है, जैसे कि स्किन हो गया, जॉइंट्स हो गया और किडनीज हो गया, एनी ऑफ द ऑर्गन इनसाइड द बॉडी। सो इसका बेसिक कारण क्या है कि ये क्यों ऐसे बिहेव करती है, इस डिजीज़ में ऐसा बिहेवियर क्यों आ जाता है कि बॉडी अपने ही ऑर्गन्स को डैमेज कर रही है। सो इसमें हमें एक इम्यून सिस्टम का बेसिक फंक्शन जानने की भी ज़रूरत है कि इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह या कोई जर्म्स है, बॉडी इनको फाइट करता है। इनको फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। सो इस बीमारी में क्या हो रहा है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही है। जिसका ये मतलब है कि बॉडी फेल्स टू आइडेंटिफाई कि कुछ ऐसी फॉरेन बॉडी, वो अपने ही जो ऑर्गन्स हैं उनके खिलाफ ही एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देता है। तो उनको ही ये इन्वेडर समझ लेता है, ये फॉरेन बॉडी समझ लेता है और उनके खिलाफ ही एक्शन शुरू हो जाता है। सो वो ऑर्गन्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। सो इसका ये ऑटोइम्यून डिजीज़ का ये मतलब है। सो इट इज़ अ बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज़ दैट कैन डैमेज एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। सर, जैसे कि आपने भी बताया कि कोई भी बॉडी का पार्ट डैमेज हो सकता है, तो सर क्या इसके कोई टाइप्स भी होते हैं लूपस के? जी, इसका लूपस की बेसिकली इसमें स्किन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए क्यूटेनियस लूपस बोला जाता है। तो इसमें हमारे की स्किन की मैनिफेस्टेशन में जो हमारा जो जैसे सनलाइट का UV पार्ट है, अल्ट्रावायलेट, उससे डैमेज होता है। सो पाया गया है कि कुछ लोगों में एक बटरफ्लाई रैश होता है जो चीक से लेके नेजल बोन से जाके इसको किसी के फेस के ऊपर हमें दिखाई दे सकता है। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि इसका जो नाम है लूपस, वो भी इसी चीज़ से पुराने ज़माने में कभी डॉक्टर्स ने दिया है कि लूपस का मतलब वोल्फ, तो ये वोल्फ बाइट जैसा दिखता है। सो ये एक टिपिकल रैश है, बटरफ्लाई रैश है। वो स्किन की मैनिफेस्टेशन काफ़ी जो लोगों में पाई जाती है। इसके अलावा एक इसमें कुछ और टाइप्स है, डिस्कॉइड टाइप का, सब एक्यूट है, एक्यूट टाइप्स है। सो काफ़ी टाइप्स है। और वैसे ये जो नाम SLE पड़ा है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस, सो हम अकेला लूपस वर्ड नहीं यूज़ करते, लूपस एरिथेमेटस करते हैं। जैसे कि वो रैश जो मैंने बताया वो भी लाल रंग का ही होगा। लाल का मतलब एरिथीमा जो मतलब है लाल, ठीक है ना, लूपस एरिथेमेटस। सो हम SLE वर्ड यूज़ करते हैं। इसमें सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस आ गया, तो सिस्टमिक का मतलब सारे बॉडी के सिस्टम्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, काफ़ी मल्टी सिस्टम्स आर इन्वॉल्व, तो इसलिए इसको SLE या LE ही प्रॉपरली बोलते हैं। अकेला लूपस कुछ लोग यूज़ करते हैं। सो ये तो कुछ टाइप्स होगी जैसे आपने पूछा। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड लूपस भी हो सकता है, जिसमें कुछ ड्रग्स जो हाइड्राजिलाइन, प्रोकेनामाइड, ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जो इस जैसी स्किन में मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस करते हैं। और बट वो क्योंकि एक पार्ट ऑफ थेरेपी किसी और कॉज के लिए है, तो जब उन ड्रग्स को विड्रॉ किया जाता है तो ये रिसीड कर जाती है। सर, जैसे कि आपने बताया बटरफ्लाई रैश हो जाता है, तो हर टाइप ऑफ जो लूपस होगा हमारा, हर टाइप में बटरफ्लाई रैश आपको दिखेगा ही, या ज़रूरी नहीं है कि रैश होएगा? नहीं, ये लूपस आपको समझने की ज़रूरत है कि ये कम्प्लेक्स और मल्टीट्यूड ऑफ सिम्टम्स है। अगर उसमें स्किन की इन्वॉल्वमेंट है ज़्यादा, तो स्किन का जो पार्ट है उसमें ये रैश दिखाई देगा पर्टिकुलर फेस पे। लूपस में ऑर्गन्स सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसको हमें करेक्टली बोलना चाहिए SLE। अकेला अगर सिर्फ स्किन को देखें वो तो एक थ्योरेटिकल चीज़ है, क्यूटेनियस, ठीक है ना, तो स्किन वाली मैनिफेस्टेशन जो है बहुत प्रोमिनेंट होती है, इसलिए ये काफ़ी लोग इसको जानते हैं कि बटरफ्लाई रैश। सर, जैसे कि ये SLE है, बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो इसके कुछ ऐसे चिन्ह बताइए या सिम्टम्स बताइए जिससे इस बीमारी का पता चल जाए। जी, जैसे कि हमने कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जैसे स्किन के तो हमने बताई ही है। इसके अलावा बॉडी में मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स जो इफेक्ट होगी, जो इसमें इन्फ्लामेशन के साइंस दिखाई देंगे। आपको बाहरी चिन्ह उतने नहीं मिल रहे स्किन के अलावा, बाकी तुम्हारे बॉडी के अंदर किडनीज, हार्ट्स, ये सारे डैमेज होने शुरू हो गए हैं, जिसमें कैल्शियम डिपॉजिट शुरू हो चुके हैं, या कुछ वास्कुलाइटिस, ब्लड वेसल्स का डैमेज शुरू हो गया है। सो
कईयों का हेयर लॉस भी होता है। सो ये मल्टीट्यूड ऑफ सिम्टम्स है। और एक खास किस्म का सिम्टम है जिसको हम कहते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमिना। उसमें क्या होता है कि जो टिप्स ऑफ द फिंगर्स हैं उसमें ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है और कलर चेंज हो जाता है। ये काफ़ी जब कोल्ड क्लाइमेट में ऐसे लोग कुछ लोग जाते हैं तो वहाँ पे ये पेनफुल टिप्स होती हैं फिंगर की और ब्लूइश कलर आ जाता है। सो एक खास किस्म की इस चीज़ से लूपस एली से ये एसोसिएटेड है। सो ये कुछ अलग अलग सिम्टम्स है, अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, बट जो बेसिक स्किन की मैनिफेस्टेशन है वो हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि वो काफ़ी ऑब्वियस है। बाकी ये जब क्लिनिशियन कुछ डायग्नोस कर रहा होता है ये काफ़ी बीमारियों से मिलते जुलते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है इसमें जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है। तो जो जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट से ही ये पकड़ में आती है। जब जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जब धीरे धीरे जॉइंट्स जो नॉर्मल तुम कॉजेज रूल आउट कर रहे हो, नॉर्मल ट्रीटमेंट रूल आउट कर रहे हो, तब रूमेटोलॉजिस्ट की पकड़ में ये इस तरह की जॉइंट इन्वॉल्वमेंट में आ जाता है जो बाकी जो डिजीजेज हैं आर्थराइटिस व ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह उनसे डिफरेंशिएट कर देता है। सो जॉइंट पेन्स भी इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट है। उसके अलावा एनीमिया इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट है। एनीमिया खून में कमी, ठीक है ना। तो इसके अलावा पिडल एडिमा कहते हैं, इसको कहते हैं कि पाँव पे सोजिश वगैरह, और कुछ जैसे डायाफ्राम जो होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है। और जो भी ऐसा इंडिविजुअल होता है फोटो सेंसिटिविटी, उस सनलाइट से ही ये काफ़ी लोग अफेक्ट होते हैं। इस डिजीज़ में मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व है और इस फैक्टर्स को हम डिस्कस अगर करेंगे तो काफ़ी समय बीत जाएगा। सो हम ब्रीफली इसमें मैं इतना बता रहा हूँ कि ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं। बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं इस बीमारी के, SLE के। तो डॉक्टर, क्या ये जो बीमारी है ये कंटेजियस है या कम्युनिकेबल है? नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ कंटेगियस नहीं है। ये तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बॉडी का तुम्हारा इम्यून सिस्टम जो कि नॉर्मली बैक्टीरिया वगैरह को फाइट करता है, वो अपना जो बेसिक काम छोड़ के तुम्हारे जो ऑर्गन्स है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, उन्हीं को टारगेट बना रहा है। सो इसके कुछ मल्टीट्यूड ऑफ कॉजेज हैं। इसके भी है कि कुछ इन्वायरमेंटल, हार्मोनल और जेनेटिक्स फैक्टर है, ये सारे इन्वॉल्व है। इन सबको इम्प्लीकेट किया गया SLE की जो अफेक्ट हो जाते हैं उन लोगों में। कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जिसमें ये बीमारी होने का ज़्यादा रिस्क होता है? जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले मैं अपने सुनने वाले को बता दूं कि लूपस एक तो कॉन्टेगियस भी नहीं है, ना ही ये कैंसर से रिलेटेड है, पर इसमें कुछ, हालांकि इसका कुछ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी जैसा है। और इसके अलावा इसमें पाया गया कि ये मोस्टली फीमेल्स इन्वॉल्व है, क्योंकि आपने लड़कियों के बारे में पूछा तो फीमेल्स ज़्यादा इन्वॉल्व है। और पर्टिकुलरली एज ग्रुप्स 15 से 44 यानी कि चाइल्ड बेरिंग एज ग्रुप ये अफेक्टेड होते हैं। हालांकि आदमी और बच्चे ये भी अफेक्ट होते हैं, पर क्योंकि इसकी मोस्ट कॉमन अकरेंस में डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरह ये कुछ प्रजातियाँ जैसे कुछ ह्यूमन रेसिस में भी ज़्यादा पाया जाता है, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन एंड उसके बाद एशियंस वगैरह। सो इसकी एक स्टडीज़ की गई है जिससे हमें ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह पता लगती है। जैसा कि डॉक्टर ने हमें बताया, ये जो बीमारी है फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। 15 से 44 इयर्स की महिलाओं को ये बीमारी हो सकती है। लूपस के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ लूपस के बारे में बताया, इसके सिम्टम्स के बारे में बताया, और बताया कि सबसे ज़्यादा कॉमन ये बीमारी लड़कियों में है। तो डॉक्टर, ऐसा क्यों, लड़कियों में क्यों इतनी कॉमन है? जितनी भी रिसर्च स्टडीज़ की गई हैं उसमें ईस्ट्रोजन का रोल इम्प्लीकेट किया गया है, क्योंकि लड़कियों के जो साइकिल वगैरह में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह में ईस्ट्रोजन का ज़्यादा रोल है। तो एक ट्रिगर माना गया ईस्ट्रोजन को। इट हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड एज ए ट्रिगर फॉर दिस SLE। सो प्रोबेबली इसीलिए उनकी जो संख्या ज़्यादा है जो इससे अफेक्ट होती है। सर, जैसे कि अभी आपने बताया एस्ट्रोजन मेन उसका वो माना गया है। सो सर, जो अब लड़कियां जब कंसीव करेंगी या प्रेग्नेंट होंगी तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं? जी, आइए, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। सो इसमें ये पाया गया कि अगर ये बीमारी कंट्रोल्ड है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, सो इसमें और किडनी डिजीज़ वगैरह नहीं है साथ में, तो किसी भी लड़की को प्रेगनेंसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ यू हैव अ हाई लेवल ऑफ एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज, ये एक खास किस्म के एंटीबॉडीज है जो उस वक्त प्रेग्नेंट कंसेप्शन के दौरान किसी लड़की के टेस्टों में पाई जाती है, तो उसकी मिस कैरेज हो सकती है। सो ये डॉक्टर को तय करना है कि उसको कैसे गाइड किया जाए। और इसके अलावा कुछ नियोनेटल लूपस के बारे में भी कुछ स्टडीज़ हैं जो स्मॉल रिस्क जो है इसका बहुत कम रिस्क है, हालांकि है कुछ कि नियोनेट में भी रिस्क इस बीमारी का पाया जा सकता है। सो अंडर प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड ड्रग्स एंड प्रॉपर मैनेजमेंट दिस सेफ प्रेगनेंसी कैन बी डन।
तो मतलब रिस्क तो हो सकता है, बट अगर हम उसको अच्छी तरह ट्रीट करवाए तो प्रॉपर प्रेगनेंसी हो सकती है। तो डॉक्टर, क्या इस बीमारी की कुछ और कारण भी हैं? नहीं, बेसिकली ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ है। सो इसमें हमें ये देखना है कि जो अगर हम कुछ इफेक्ट हो गए हैं तो उसको कैसे हम ट्रीटमेंट या मैनेज करें। सो ये एक पर्सन को खुद को शक होना कि मेरे को लूपस है या SLE है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो तो जॉइंट पेन कहेगा या उसकी किडनी की प्रॉब्लम डायग्नोस होगी। एक कुछ बड़े स्पेशल सेंटर में ही उसके मल्टीट्यूड ऑफ टेस्ट के बाद ही ये डायग्नोस होगा। बट ये जो डायग्नोस होगा, जो टोटलिटी में अगर जो डायग्नोस होता है वो पेशेंट की बेटरमेंट के लिए। अदरवाइज कोई जॉइंट पेन ही ट्रीटमेंट कराता रह जाए, फिर कभी स्किन का बटरफ्लाई रैश ट्रीटमेंट कराता रह जाए। सो स्पेशलिस्टों की इन्वॉल्वमेंट हर स्टेज पे चाहिए। सो रिमेटोलॉजिस्ट चाहिए, ऑर्थोपेडिक्स के चाहिए, तो नेफ्रोलॉजिस्ट चाहिए। सो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मल्टीट्यूड ऑफ सिम्टम्स के लिए। सर, जैसे आपने बताया इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये नॉर्मल सिम्टम्स भी हैं। किसी को भी जॉइंट पेन हो सकता है, किसी को भी स्वेलिंग हो सकती है, फटीग, थकावट भी किसी को हो सकती है। तो सर, ऐसे वो कब डॉक्टर को कंसल्ट करें? जैसे आपने बताया कि किसी को भी बटरफ्लाई रैश हो जाए तो वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास चला जाए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चला जाए, कोई जॉइंट पेन के लिए किसी डॉक्टर के पास चला जाए, तो कैसे करे? ये क्लिनिशियन की एक्यूमेन या क्लिनिशियन के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह डायग्नोस कर रहा है। क्योंकि ये जो बीमारी है, इट हैज़ बीन सेड टू बी अ ग्रेट इमिटेटर, कि इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स कई बीमारियों से मिलते जुलते हैं। काफ़ी ब्लड डिसऑर्डर से मिलते जुलते हैं, डायबिटीज से, थायराइड से, कुछ और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, काफ़ी बीमारियों से मिलते जुलते हैं। और इसमें हार्ट, लंग्स की और मसल्स की और बाउल की सभी इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है। सो क्लिनिशियन अपनी जजमेंट और सिम्टमोलॉजी को देख के प्लस उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा के ही इसके बारे में एक प्रॉपर नतीजे पे आता है, ताकि इसका सही मायने में ट्रीटमेंट चले। तो डॉक्टर का सही होना, डॉक्टर का एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी में। तो सर, अगर एक बार ये डायग्नोस हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? जी, पहले तो इसका डायग्नोस के लिए एक मैं आपको लैब डायग्नोसिस का बता दूं। इसमें एक पॉजिटिव ENA टेस्ट होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ये टेस्ट जो है इसका डायग्नोस्टिक है, जो हालांकि कई और बीमारियों में भी होता है, बट सिम्टमोलॉजी और इसके हिसाब से इस डायग्नोस्टिक टेस्ट को करवाना जरूरी हो जाता है, जिससे एक क्लिनिशियन को डेफिनेट डायरेक्शन मिले ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा अगर अगर किडनी के साइंस एंड सिम्टम्स है, किडनी इफेक्ट हो रही है, तो वो लूपस में ये किडनीज के टेस्ट भी कराए जाते हैं, जिसमें यूरिन टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें यूरिन में प्रोटीन यूरिया आ सकता है या सेल कास्ट हो सकता है। तो इस तरह डिफरेंट बैटरी ऑफ टेस्ट आर इन्वॉल्व, पर ENA टेस्ट कम से कम पॉजिटिव आना जरूरी है। उसके अलावा इसकी मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है कि क्लोज फैमिली मेंबर्स में कुछ अफेक्टेड थे नहीं। सो एक सिंगल टेस्ट नहीं हम कह सकते, हालांकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ENA टेस्ट। सो मल्टीट्यूड ऑफ टेस्ट आर ऑल्सो इन्वॉल्व। सो जैसे कि आपने ट्रीटमेंट के बारे में पूछा, तो ट्रीटमेंट में हमारे इसमें है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं इसके लिए। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कई बार दी जाती है, ACTH दिया जाता है। अगर जॉइंट्स वगैरह अफेक्टेड है तो आपको अगर और डायग्नोस हो रहा है कि SLE है, तो रिमेटोलॉजिस्ट इसका स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट करता है। सो बेसिकली क्या होता है कि ट्रीटमेंट की लाइन इस तरह चलती है कि हमने इन्फ्लामेशन जो है वो डिक्रीज करनी है, और ओवर एक्टिव जो तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो चुका है उसको हमने सप्रेस करना है। सो हमारा लाइन ऑफ मैनेजमेंट इसी डायरेक्शन में चलता है, और हमने फ्लेयर अप्स की दोबारा उभर के ना आए इसको प्रिवेंट करने हैं। सो ओवरऑल वी हैव टू कंट्रोल सिम्टम्स विद दिस टाइप ऑफ ड्रग्स। बहुत सारे लैब टेस्ट इन्वॉल्व हैं, जैसे कि डॉक्टर ने बताया, तो अपने लैब टेस्ट अब टाइम पे करवाएं, और उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, और जौन सा पार्ट इफेक्टेड है उस टाइप से दवाई दी जाएगी आपको, तो ज़रूर इसका इलाज कराइए। तो डॉक्टर, इसके साथ जैसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और बहुत कॉमन भी है ये, मतलब जो सिम्टम्स हैं जो, तो इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं? जी, जैसे कि मैंने बताया कि किडनी के इन्वॉल्वमेंट, स्किन के इन्वॉल्वमेंट, हार्ट, डायफ्राम की प्लूरेसी, तो ये मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स होती ही है इसके साथ। बट इस ट्रीटमेंट के प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ ये काफ़ी प्रॉब्लम्स कंट्रोल में आ जाती है। और इसकी मैनेजमेंट में एक हमने पैलिएटिव थेरेपी है जो हम नॉर्मली कैंसर के मरीजों के लिए यूज़ करते हैं, उसका भी रोल इसमें बढ़ाया जा रहा है। पैलिएटिव थेरेपी होता है कि तुम्हारा जो डिजीज्ड पर्सन है उसका लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो, कि उसकी जो एक्सट्रीम पेन्स हैं जॉइंट्स में वो रिलीव्ड रहनी चाहिए, ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। तो ये इसका रोल भी इसमें, और साइकोथेरेपी प्लस पैलिएटिव थेरेपी इसमें अब इसका जो रोल है बढ़ाया जा रहा है।
तो अब हम जानते हैं, क्या इसमें डाइट, हमारे खाने का कोई रोल है इस बीमारी में? जी आया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी रिसेंट जो स्टडीज़ की, पहले तो जैसे कि हम लोगों ने अपने कोर्स के दौरान पढ़ा था कि डाइट का खास रोल नहीं बताया गया था, बट रिसेंट स्टडीज़ में पाया गया कि डाइट का भी एक रोल है। हमें जनरल न्यूट्रिशन तो पेशेंट की इम्प्रूव करनी ही है, साथ में थोड़ा हमने ये देखना है कि मेडिसिन की इफेक्टिवनेस को डिक्रीज करने वाली डाइट कोई ना ली जाए। मसलन जैसे कि अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसमें पेशेंट में दिए जा रहे हैं, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि कोई ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे कि जिसके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की इफेक्टिवनेस कम हो जाए, या कोई तुम ये देखो कि कोई लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल लेने से कुछ मेडिसिन की इफेक्टिवनेस डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा हमें जो अगर इसमें ऐसा है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे है कि बीपी इंक्रीज कर देते हैं, तो अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है कॉन्कोमिटेंटली साथ में, तो हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। डाइट के हिसाब से, जैसे कि अपने सॉल्ट की कंजम्पशन डिक्रीज कर दें या फैटी फूड की कंजम्पशन डिक्रीज कर दें। ये माइनर मॉडिफिकेशंस हैं जो एक अच्छा क्लिनिशियन गाइड कर सकता है कि तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह बेटर हो जाए। तो जैसे कि सर ने बताया, अल्कोहल कम लो, और स्टेरॉइड्स अगर आप ले रहे हो तो ध्यान रखिए कि वो स्टेरॉइड्स किसी चीज़ को मतलब और रैशेस ना हो जाए आपकी स्किन से, तो ध्यान रखिए एलर्जिक ना हो। तो जो भी हम चीज़ खा रहे हैं उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर, जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए फाइनल मैसेज। ये फाइनली मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने कुछ भी सिम्टम्स हैं जो जॉइंट्स के, किडनीज के रिलेटेड, हार्ट के रिलेटेड, इनको निगलेक्ट मत कीजिए। आप इसका सही डायग्नोसिस करवाइए, और जो प्रिकॉशंस या जो मॉडिफिकेशन लाइफस्टाइल की अगर कुछ डॉक्टर बताते हैं तो आप उनको ध्यान रखिए। तो ये SLE बीमारी किसी को भी हो सकती है, इसमें कुछ खास वो नहीं है। हाँ, ये फीमेल्स में ज़्यादा हो सकती है। तो हम फीमेल्स के लिए इतना बताएंगे कि अगर कोई ग्रस्त है तो एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह ले, प्रेगनेंसी के दौरान ले, और ये जब बच्चे के दौरान उसका ट्रीटमेंट, जब प्रेगनेंसी में उसने डिलीवरी करनी है तो कैसा ट्रीटमेंट चलना चाहिए, एक अच्छे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में कांटेक्ट करें। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर इंद्रपाल, स्टेट एपिडेमोलॉजिस्ट, IDSP UT हेल्थ डिपार्टमेंट से। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें। जी, थैंक यू सर।